अब हम बात करते हैं मौसम की। जी हाँ, मौसम तस्वीर लगातार अपनी बदल रहा है और दिसंबर की सर्दी किस तरीके से अपना असर दिखा रही है, न सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर बल्कि मैदानी इलाकों में भी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहाड़ों में भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर, पहाड़ों पर स्नो अटैक, माथा के दरबार में जबरदस्त स्नोफॉल, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। माइनस में तापमान है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ये तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है और यहाँ जमकर बर्फबारी हुई। पेड़ों से लेकर तमाम आशियानों को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया। उत्तरकाशी में बर्फबारी से पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ के हालात नहीं बदलने वाले। भारी बर्फबारी सैलानियों के लिए तो अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन स्थानीय नागरिकों की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। ठंड से निजात पाने के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा बचा है। वैसे प्रकृति सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी अपना रंग रूप बदल रही है। बर्फबारी की ये तस्वीर हिमाचल के सोलन के चायल की है, जहां सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। सफेद आफत से ट्रैफिक व्यवस्था बंद पड़ी है। यहाँ गाड़ियां जगह जगह फंसी हैं। सिर्फ सोलन ही नहीं बल्कि शिमला में भी स्नोफॉल हो रहा है। इससे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। वहीं जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी के दरबार में भी रविवार रात को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में कोल्ड अटैक से मुश्किलें और बढ़ने वाली है। अभी हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आज से ख़त्म हुआ है, जो कि इफेक्ट करता पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को और मैदानी भागों को। उसके चलते अभी कल सवेरे से हमारे पास तापमान में गिरावट आएगी और अगले ये 3-4 दिनों तक गिरावट रहेगी। 31 के मॉर्निंग तक हमारे पास निश्चित तौर पे जो दिल्ली एनसीआर का तापमान है वो गिरेगा। वहीं दिल्ली के अलावा राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू भी ठंड की मार से ठिठुर रहा है। यहाँ भी हल्की बर्फ जमी है। न्यू ईयर में पूरे उत्तर भारत में शीतलहर की भविष्यवाणी की गई है, यानी मुश्किलें अभी और बढ़नी है। टीम न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू में खासकर जो भर्ती है सेना की वो शुरू हो चुकी है और इसका मकसद बेहद खास है। क्या कुछ इसका मकसद है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। बॉर्डर पर पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल हिसाब। निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाने वाली पाकिस्तानी फौज का होगा काम तमाम। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर घुसपैठ होगी नामुमकिन। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर बटालियन की भर्ती। ये हिंद के युवाओं का जज्बा है। बॉर्डर बटालियन में शामिल होने की ललक है। ये एलओसी पर हर पल पाकिस्तानी गोलीबारी से दो हाथ करने वाले युवा हैं। देशभक्ति ने यहाँ खींच कर लाई है। इन युवाओं में से प्रतिभाशाली का सिलेक्शन होना है बॉर्डर बटालियन के लिए। पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को जल्द ही एक मजबूत दीवार मिलने वाली है और ये दीवार क्या है वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल ये जो बच्चे हैं ये सब बॉर्डर के बच्चे हैं, जो यहाँ पर जो बॉर्डर बटालियन के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें यहाँ पर हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में रह रहे युवाओं को भर्ती में हिस्सा लेने का मौका दिया गया है। इन्हीं लोगों में से सिलेक्शन किया जाना है। भर्ती में शामिल होने आए युवाओं का जोश देखते ही बनता है। हम हमेशा इनका मुकाबला करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी ये रिक्रूटमेंट जल्दी प्रोसेस कंप्लीट होए, हम भी एक पार्ट बने जेकेपी का। अरे बहुत सक्सेसफुल होगी हम सब बच्चों के लिए। ये तो बहुत ही शानदार मौका होगा कि बॉर्डर बटालियन के लिए हम जाएंगे और पाकिस्तान के साथ में लड़ सकेंगे। अभी जम्मू से सटी बॉर्डर के युवा भर्ती में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद घाटी के बॉर्डर वाले इलाकों में भर्तियां होंगी। और जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हुई है, हमने पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए एक पैरामीटर्स उसमें डाले हैं, जिससे कि हम जो बची हुई है हमारी जो भर्ती है वो भी हो जाए और साथ ही साथ किसी किस्म की पैंडेमिक की जो संभावना उससे भी हम कम से कम कर पाएँ। ये वो युवा हैं जो बॉर्डर पर भारतीय जवानों की मदद करते आए। इन्हें सीमावर्ती इलाकों की बारीक जानकारी रहती है। बॉर्डर पर अभेद रक्षा कवच तैयार हो, इसी के लिए बॉर्डर बटालियन का गठन हुआ। 1350 युवाओं को बॉर्डर बटालियन में शामिल किया जाएगा। इससे पहले 2 महिला बॉर्डर बटालियन की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सारी जानकारी है कि बॉर्डर पे किस इलाके में किस तरह की कोशिशें जो है वो पाकिस्तान करता रहता है। ऐसे में जब इनकी डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है और जो उसके मंसूबे हैं उन पर पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। और अब बात हिंदुस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की। आर्मी चीफ जनरल नरवणे 3 दिन के दौरे पर साउथ कोरिया के लिए रवाना हो चुके हैं और इस दौरे से धोखेबाज चीन में खलबली मच चुकी है। क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी। चीन के कट्टर दुश्मन साउथ कोरिया के दौरे पर आर्मी चीफ। एलएसी पर पिछले 7 महीने से शातिर चीन की चालबाजी और घात जारी है, लेकिन हिंदुस्तान के वीर जवान चीन को उसकी हर गुस्ताखी का करारा और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एलएसी के अलावा चालबाज चीन हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों में भी सीधा दखल दे रहे हैं। ऐसे में भारत ने भी अपनी रणनीति, कूटनीति और मिलिट्री डिप्लोमेसी को और धार देना शुरू कर दिया है। इसी का सबूत है आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे का साउथ कोरिया दौरा। साउथ कोरिया और चीन की अदावत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में आर्मी चीफ के साउथ कोरिया दौरे से धोखेबाज चीन में खलबली मच गई है। 3 दिन के दौरे में थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे कोरिया के रक्षा मंत्री, चेयरमैन ऑफ स्टाफ कमेटी, कोरियाई सेना के प्रमुख और रक्षा खरीद प्रक्रिया से जुड़े मंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो दक्षिण कोरिया की कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर और एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट सेंटर भी जाएंगे। दरअसल इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामरिक भागीदारी मजबूत होने की उम्मीद है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात कोरोना वैक्सीन की। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन का आज से ड्राई रन शुरू हो गया है। अगले 48 घंटे तक भारत में वैक्सीन की मॉक ड्रिल की जाएगी। खासकर 4 राज्यों के 2-2 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है ताकि टीके को छोड़कर बाकी जो तमाम तैयारियां हैं उनको परखा जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है और इस बार विरोध किया है हिंदू धर्म गुरु ने। कुछ इसी तरह कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च होगा। ये कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम का ट्रेलर है। मतलब आपको कैसे वैक्सीन लगेगी, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रक्रिया होगी, इन सारी चीजों को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मतलब जैसे ही वैक्सीन आएगी आपको इसी तरह वैक्सीन लगेगी भी। ये वैक्सीन का ड्राई रन है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को ग्रीन सिग्नल मिलते ही कुछ इसी तरह वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और वो वैक्सीन इस छोटे छोटे स्टोरेज में आएगी और यहाँ से कुछ पेशेंट बुलाए जाएंगे जो डमी होंगे लोग, उनको वैक्सीन का जो है वो टीका दिया जाएगा। और ये सारा जो मॉक ड्रिल है वो रियल टाइम में होगा ताकि पता चल पाए कि क्या क्या बाधाएं आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है। पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम, ये वो 4 राज्य हैं जहां वैक्सीन लाने से लेकर ड्राई रन शुरू किया गया है ताकि जब वैक्सीन आए तो कोई गलती ना हो। पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम के 2-2 जिलों में ड्राई रन के तौर पर जो है ये सेवा जो है वो शुरू कर दी है। आज और कल में अगर पंजाब की बात करें तो ड्राई रन शुरू हो गया है और आज सिर्फ जो डाटा एंट्री है यानी कि 2 जिलों में जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं और उसमें से 5 सेंटर ऐसे रखे गए हैं जहां पर 25 लोगों को बुलाया जाएगा। वैक्सीन के ड्राई रन में क्या हो रहा है इसे तफसील से समझिए। पहला स्टेप, ड्राई रन की साइट पर जिन्हें टीका लगेगा उनकी लिस्ट बनी है। 25 लोगों को चिन्हित किया गया है। दूसरा स्टेप, एक का ड्राई रन में शामिल लोगों को बुलाया जाएगा। सीओ विन ऐप के जरिए टीका लगाने वाले शख्स का डेटा वेरीफाई होगा। तीसरा स्टेप, ड्राई रन की साइट पर डमी मरीज को टीका लगाया जाएगा। चौथा स्टेप, जिस डमी को टीका लगेगा उसे 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा ताकि टीका लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसकी जांच हो सके। और 5वां स्टेप, वैक्सीनेशन से जुड़े लोग सीओ विन ऐप पर टीका लगाने वाले का डेटा अपडेट करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 घंटे लगेंगे। ड्राई रन के अंदर कोई दवाई हमारे पास नहीं आई है, सिर्फ हम जो कोल्ड चेन के बक्से हैं उनको कैरी करेंगे। पूरा स्टाफ जाएगा। 25 जो वर्कर जिनको एक्चुअल वैक्सीन लगनी है वो लोग आएंगे, उनको ऑनलाइन हम चेक करेंगे। उनको वो पूरी ड्रिल कि कैसे उनका कार्ड चेक होना है, ऑनलाइन कैसे एंट्री होनी है, फिर वो वैक्सीनेशन वाले रूम में जाएंगे। वी विल डू ए डमी ट्रायल एज इफ के वैक्सीनेशन हैज़ बीन डन। फिर आधा घंटा वेट कराएंगे और ये देखेंगे कि एक दिन में कितने लोगों को हम वैक्सीन कर पाते हैं। भारत में पहले 30 करोड़ लोगों को टीका लगना है। हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन रेस में आगे बताई जा रही है। जनवरी में वैक्सीन आना फाइनल है। जल्द ही वैक्सीन आना फाइनल है, इसीलिए वैक्सीन लगाने की पूरी प्रैक्टिस जारी है।
इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने काऊ जिलेटिन का मुद्दा उठाकर नई बहस छेड़ दी है। देखिए, अभी जिस प्रकार से मुझे सुनने में आया है और खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिका में वैक्सीन कोरोना के बन रहे हैं और दवा बन रहे हैं, उसमें गाय के खून की प्रयोग किए गए और गाय के खून का इस्तेमाल किया गया, कुछ चर्बी के भी आ रहा है। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा है कि किसी भी तरीके से जो कोरोना आ रहा है तो उसकी कंपनियों से और सरकार से स्पष्ट या स्पष्ट किया जाए कि उसमें कोई भी ऐसे पदार्थ या कोई भी ऐसी चीज मिलावट नहीं है जिससे हिंदू सनातन धर्म की भावना को आहत करता है। पहले मुस्लिम संगठन और अब हिंदू महासभा ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं। मतलब वैक्सीन को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। इस पूरे साल सेहत के मोर्चे पर सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर किसी एक बीमारी ने बढ़ाई, सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, तो वो है कोरोना। लेकिन इस साल के आखिर तक आते आते वैक्सीन की उम्मीद बढ़ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात सुधर रहे हैं। कोरोना के इलाज के चलते बाकी बीमारियों पर जो फोकस होना चाहिए था वो कहीं पीछे छूट गया है, खासकर टीवी और मलेरिया के मोर्चे पर। ये रिपोर्ट देखिए। अगले 5 सालों में टीवी से होने वाली मौत में 20% का इजाफा मुमकिन। मलेरिया से होने वाली मौत अगले 5 साल में 36% तक बढ़ने की आशंका। ये दावे डराने वाले हैं और इन दावों की वजह है कोरोना महामारी। दरअसल लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना की वजह से कई गंभीर बीमारियों को काबू करने का टारगेट पटरी से उतर गया है। साल 2030 तक टीबी और मलेरिया को काबू करने की योजना पर काम चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से सारी प्लानिंग फेल हो गई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 5 साल में टीबी से होने वाली मौत में 20% और मलेरिया से मौत में 36% का इजाफा हो सकता है। देश भर में टीबी और मलेरिया के मामले ज्यादा हैं, इसीलिए भारत पर भी ये खतरा कहीं ज्यादा मंडरा रहा है। मलेरिया से होने वाली मौत में साल 2020 तक 40% की कमी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 10% ही लक्ष्य हासिल हो पाया है। कोरोना की वजह से पूरे अभियान की रफ्तार बेहद सुस्त हो गई है। वहीं अफ्रीका में मलेरिया के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वजह साफ है, स्वास्थ्य सेवाओं का सारा फोकस कोविड महामारी से निपटने में लगा है। इस साल ही नहीं बल्कि आने वाले साल में भी कोविड की चुनौती बरकरार रहने की आशंका है। ऐसे में हालात और गंभीर हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के लिए 30 दिसंबर का दिन बेहद अहम हो सकता है। सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है और अब इंतजार है कि इस बातचीत के नतीजे क्या कुछ निकलते हैं। क्या नए साल से पहले आएगी अच्छी खबर? क्या 30 दिसंबर को होगा किसान आंदोलन का समाधान? कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के 33वें दिन भी किसान डटे हुए हैं। तकरार खत्म नहीं हुई, किसान अपनी मांग पर अड़े। वहीं सरकार लगातार बातचीत का ऑफर दे रही है। 30 दिसंबर को किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है। किसान संगठन कभी नहीं चाहेगा कि किसी की विवाद को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमेशा जो पहले भी आंदोलन हुआ है तो उसका समाधान बातचीत से ही निकला है। और निश्चित रूप से किसान की नजर से आएंगे तो मैं सोचता हूँ हल पक्का निकलेगा, लेकिन राजनीतिक लोग इस हल को निकालना नहीं चाहते। किसानों से जारी तकरार के बीच केंद्र की तरफ से लगातार किसानों को सौगात दी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई। देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। पीएम से लेकर कृषि मंत्री का दावा है कि विपक्ष किसानों को भ्रम में रख रहा है। किसान और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक की बातचीत बेनतीजा रही। अब 30 दिसंबर को कुछ समाधान निकले, सब इसी की दुआ कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आज सामने आई एमसीडी से, जहां पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। देखिए जरा, ये दिल्ली एमसीडी की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं जमकर हाथापाई हुई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो दिल्ली के एमसीडी में संघर्ष देखा जा रहा है। नगर निगम कार्यालय के बीच का ये संघर्ष है जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। दरअसल में एमसीडी के भुगतान को लेकर ये विवाद यहां पर और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर दिल्ली के एमसीडी की, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए।